बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिक्लेम योर लेजेंड्स के साथ ज़फ़र इकबाल आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार हम अपने चैनल पर किसी लेजेंड, हीरो या ग्रोइंग हीरो को मदऊ करते हैं। आज जिस शख्सियत को हमने अपने चैनल पर मदऊ किया है उनका ताल्लुक़ सहाफ़त के शोबे से है और सहाफ़त में भी उन्होंने अपना लोहा खूब मनवाया, बहुत से चैनल्स के साथ, बहुत से मीडिया की किस्मों के साथ काम करके। हमारे मेहमान का नाम है सैयद मसूद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम मसूद। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं मसूद आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। मसूद, सबसे पहले आप मुझे बताएं आपका पूरा नाम क्या है? सैयद मसूद रज़ा। सैयद मसूद रज़ा, अच्छा, मतलब आप शाह साहब हैं। अच्छा मसूद, आपकी जो एकेडमिक्स हैं वो कहाँ की हैं? कराची। ठीक, कराची से स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक कराची। ठीक है। अच्छा, आपका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पढ़ रहा था, देख रहा था, तो उसमें आपका जो यूनिवर्सिटी में जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट नहीं है जो जिस मेरा सब्जेक्ट अप्लाइड केमिस्ट्री था। बिल्कुल। और मेरी जो पढ़ाई है ना वो बड़ी मुख्तलिफ अंदाज से रही, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ काउंसलिंग नहीं होती, बच्चों को पता नहीं होता कि उन्होंने करना क्या है, और हम मुख्तलिफ़ किस्म के हालात से गुज़र रहे होती, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर तरफ से तवज्जो भी वैसे ही मिल रही हो। मगर अल्हम्दुलिल्लाह घर में एक माहौल था कि अब कुछ ना कुछ करना ज़रूर है। मगर शायद वो एक ऐसा फ़ेज़ था, वालिदा का मेरी इंतकाल हो चुका था, वालिद साहब बड़े मसरूफ़ थे, सब एक संभालने की कोशिश होती है, जद्दोजहद होती है, वो दौर था। उस दौरान में मैंने मैट्रिक पास किया। तो अब इंटर जब किया तो कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो मैंने एक डीजे साइंस कॉलेज में एडमिशन लेना था, वहाँ नहीं मिल सका किसी वजह से, तो मुझे एडमिशन मिला सेंट पैट्रिक में। तो और वहाँ पर जो मुझे एडमिशन मिला तो वो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ पर था, क्योंकि टाइम गुजर चुका था, एक यही ऑप्शन था। तो मुझसे उन्होंने पूछा कि आपको साइंस पढ़ना है कॉमर्स? तो काउंसलिंग नहीं थी। मैंने कहा अच्छा, डीजे साइंस में वालों ने साइंस में नहीं दिया, अब मैं कॉमर्स पढ़ूंगा। कॉमर्स की कोई तैयारी नहीं थी। साथ ही साथ जी मैंने वो जीसीटी में एक फॉर्म जमा कर दिया था, तो वहाँ मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। तो वहाँ से मैंने केमिकल डिपार्टमेंट में डीएई शुरू कर दिया। तो एक तरफ मैं डीएई पढ़ रहा था, केमिकल टेक्नोलॉजी पढ़ रहा था, एक तरफ मैं कॉमर्स। वापस आता था तो उस वक्त मैं आर्ट्स काउंसिल में का मेंबर था और यंगेस्ट मेंबर था मैं। तो आर्ट्स काउंसिल जाता था, शायरी करता था, अखबारों में छपती थी, मज़ामीन लिखना, ये सारे काम। रेडियो पाकिस्तान पर बज़्म तलबा आप करते थे, वो घर पे जाता था। तो अच्छा, क्रिकेट खेलता था, पेंटिंग करता था, कंप्यूटर क्लासेस लेता था। तो ये सारा कुछ एक साथ चल रहा था और ये नहीं पता था कि करना क्या है। तो वो सब हो पा रहा था? सब हो रहा था। एक दिन पापा ने मुझे बुलाया, कहने कि मैं तुम्हारे रूम में गया था, तुम वो ग्लास पेंटिंग कर रहे थे, तो तुम जीसीटी जाते हो, डीएई कर रहे हो केमिकल टेक्नोलॉजी में, सेंट पैट्रिक जाते हो, वहाँ कॉमर्स पढ़ रहे हो, शाम में तुम कंप्यूटर क्लासेस लेते हो, शायरी तुम अलग करते हो, खेलते भी हो, अब ये भी कर रहे हो, तो तुम्हें करना क्या है? तो मैंने उनको देखा पहले, फिर मैंने कहा पापा मुझे सब करना है। अच्छा। वो खामोश हुए, उन्होंने भी चंदा में मुझे देखा और कहने लगा अच्छा चलो ठीक है। राइट। मतलब पोत के पाँव वो कहते हैं ना, पालने में नज़र आ जाते हैं। तो वो अब्बू को उस वक्त मेरे ख्याल से आपने दिखाए खुद? मेरे ख्याल में मेरी किसी भी कामयाबी के पीछे गैर महसूस तरीके से मेरे वालिद का हाथ है। ग्रेट। क्योंकि उन्होंने मुझे लम्हा लम्हा इस तरह से इनकरेज किया और इस तरह से मेरा साथ दिया कि मुझे पता ही नहीं चलता था। वो इनडायरेक्टली काउंसलिंग हो रही थी? इनडायरेक्टली काउंसलिंग हो रही थी मेरी। यानी मैं शायरी करता था तो कभी होता है ना कि आपने नात कही है, कोई सलाम कहा है, कोई मरसिया नोहा, वो पापा सुनते थे, उसकी तारीफ़ कर दिया करते थे। या मैंने ऐसी तहतुल लौस पढ़ा है, वो सुनते थे, उसकी तारीफ़ कर देते थे। गज़ल उनके पास सामने पढ़ते हुए मुझे शर्म आती थी। अच्छा। तो ऐसे मुशायरे में पापा खुद साइड पे बैठते थे। अच्छा, आप भी उन बच्चों में से थे जो ऐसी चीज़ें वालिद के सामने पढ़ने से शर्माते हैं? हाँ, जाहिर सी बात है, वो एक घर में एक माहौल होता है, तो वो गैर महसूस तरीके से ये चीज़ें बिल्ट होती हैं उस माहौल में आपके अंदर। तो इसी तरह से आपने पढ़ाई करनी है, आपको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वालिद जो हैं वो किन मुश्किल हालात से गुज़र रही।
वो किन किन मसाइल को फेस कर रहे हैं हमारे लिए। खुद को धूप में रख के आपको छाँव में बिठा, बेशक, और बाद में जब एहसास होता है तो आज भी सोच के जिस्म में झरझरी सी आ जाती है। तो कि वो आपको कभी वो धूप की तपिश तो दूर की बात, हल्की सी हिद्दत भी नहीं आने देते, नहीं होने देते, बिल्कुल। और वही आपकी काउंसलिंग भी हो रही होती। हम कह रहे हैं कि हमारी काउंसलिंग नहीं थी, मगर हम उनको पता था कि ये काउंसलिंग हो रही है और आखिर में मुझे कहाँ इसको। मगर एक चीज़ और भी थी कि वो कभी भी उनसे कहा जाए ना कि जैसे वो मैंने उनसे कहा कि PIA की टीम जो है वो बन रही है क्रिकेट की, तो आप मुझे उसमें अंडर 16 में जो है वो, अच्छा, तो उन्होंने मुझे डांट दिया, कहने कि जो करना है खुद करना है, खुद जाना है। राइट, अगर कर सकते हो तो जाओ वहाँ पर जाकर ट्रायल दो, सेलेक्ट हो और फिर खेलो। मुझसे कभी मत कहना आकर कि मैं सिफारिश करूँ कहीं, सीढ़ियाँ मत तलाश। और वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। और मेरे ख्याल से वही चीज़ आपको इतना माशाल्लाह से जो आप फ्लरिश हुए, अल्लाह का और शुक्र है। आगे बढ़े, उसमें रीज़न यही शामिल था। और नाजरीन, वालिद एक ऐसा रिश्ता है कि जो ज़िंदगी में आपको अपने से आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, और ये वो वाहिद रिश्ता है जो आपके आगे बढ़ने पर खुश होता है, ये कभी आपकी टांग नहीं खींचता। मसूद, आपने बात की बज़्म तलबा की, मेरे ख़्याल से आपने जब ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गए तो आपने रेडियो ज्वाइन किया। मैंने जब मैं कॉलेज में था तो उसी वक्त से मैं बज़्म तलबा में काम कर रहा था, और उसी दौरान जो है फिर वो मैंने रेडियो पर फ्रीलांस काम भी करना शुरू तो किया। आप पोइट्री भी करते थे, आप शायरी भी करते थे, आपने भी गज़ल की भी बात की। इसके अलावा आपको प्राइड ऑफ यूनिवर्सिटी भी मैंने पढ़ा है कि स्टूडेंट कहा जाता था, मतलब आप पे बड़ा प्राउड करती थी यूनिवर्सिटी। तो वो उसकी क्या ख़ास वजह थी, मतलब इस वजह से कि ये मसूद रज़ा है? नहीं, अच्छा, मैं जब कॉलेज में था तो नहीं, यूनिवर्सिटी में जब मैं आया हूँ तो मैंने TV चैनल ज्वाइन कर लिया था, तो लोग पहचानते तो थे। लेकिन जियो से पहले आपने दूसरा कोई जी, मैंने शुरू किया था इंडस से, इंडस विजन जो होता था, इंडस विजन, इंडस न्यूज़, ये पाकिस्तान का पहला प्राइवेट वो गज़नफ़र चैनल था। जी, गज़नफ़र साहब का। तो उस वक्त ना जियो था ना ARY था, सिर्फ PTV के बाद ये वाहिद चैनल था, और मुझे NTM वगैरह ख़त्म हुए थे और ये इंडस स्टार्ट, यानी न्यूज़ चैनल, हाँ, पाकिस्तान में प्राइवेट न्यूज़ चैनल की जो पहली टीम थी पूरे पाकिस्तान में, मैं उसका हिस्सा था। राइट, तो ये मुझे एक फ़ख्र है कि बाकी जितनी भी न्यूज़ टीम्स बनी हैं उसके बाद, वो सब उसके बाद बनी हैं, वो पहली न्यूज़ टीम थी। तो वहाँ से मैंने शुरू किया, फिर मैं दुबई चला गया, ARY उस वक्त ARY 1 वर्ल्ड हुआ करता था। राइट। और फिर उसके बाद मैंने जियो ज्वाइन कर लिया, और फिर उसके बाद ये सिलसिला। अच्छा, वो नाम का सिलसिला था, वो मेरे ख्याल से जियो से आपको ज़्यादा मिला, जो देखिए जिस वक्त जैसे कहते हैं, जिस वक्त, हाँ जाहिर सी बात है, उसकी तो वो एक तो बहुत ज़बरदस्त बूम था ना, और फिर रीच थी। जिस वक्त इंडस था, तो इंडस 2002 के इलेक्शन से पहले जी आया था, और उस वक्त बड़ा पॉपुलर था जी। मगर उस वक्त मसला ये था कि केबल नेटवर्किंग पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त नहीं थी, और ये ऑनलाइन डिजिटल मीडिया वगैरह तो था ही नहीं। तो जो रीच थी और उसका यूज़ था बस, और डिश एंटीना था, या वो केबल उस वक्त शुरू हो रहा था। तो उस वक्त लोगों की रीच कम थी, और रिमोट एरियाज़ में तो बिल्कुल भी नहीं थी। मगर जब ये जियो और ARY और दीगर चैनल्स आना शुरू हुए, और फिर पूरी एक ग्रोथ शुरू हुई, तो उसके साथ साथ ये केबल जो है वो गांव देहातों तक पहुंच गया। बिल्कुल। इवन अभी भी जो केबल नेटवर्क, केबल है और हमारा इंटरनेट है, कहते हैं कि पाकिस्तान में 20 से 25 या 30% तक लोग, अभी तक 70-80% लोग जो हैं वो इससे बिल्कुल नावाकिफ हैं। वो बस वो 3G और 4G पे गुजारा करते हैं। तो ये हमारी इस वक्त जो हम कहते हैं ना कि जियो में आए तो मकबूल हुए, या इस वक्त बहुत हमारी व्यूवरशिप है, तो ये असल में हमारी वो 20% या 25% या 30% की व्यूवरशिप है, 70% की अब भी नहीं है। राइट, वो मिल गई तो फिर तो आप वो PTV के पास है। राइट, मगर तो उसके लिए PTV जाना ज़रूरी नहीं, उसके लिए अच्छे कंटेंट के साथ PTV जाना। अच्छा, अच्छे कंटेंट और अच्छे कॉन्टैक्ट्स के साथ, नहीं, अच्छे कंटेंट के साथ, अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ। राइट। कॉन्टैक्ट तो PTV तो अगर कॉन्टैक्ट इतने इम्पोर्टेंट होते, राइट, तो मैं आज इस फील्ड में ना होता, क्योंकि मेरे ख़ानदान में कोई सहाफ़ी नहीं, किसी का मीडिया से ताल्लुक़ नहीं। ठीक है, मैं ख़ानदान का पहला बच्चा जो सहाफ़ी बने, जो इस फील्ड में आया। राइट।
तो अच्छा, context आपने की बात बहुत अच्छे जब हम वो आपके प्रोग्राम्स देखते थे, मतलब 24 पर भी आपने काम किया, आपने बोल पर भी नहीं, बोल में जो है वो आते आते रुक गए थे। मैं ख़ास वजूहात थी कि मैं उस वक्त नहीं चाहता था कि ज्वाइन करूं, लेकिन जाहिर सी बात है मेरे इतने सीनियर लोग सब वहाँ मौजूद थे और इतना मुझ पर दबाव था कि मैं जाऊं वहाँ पर, और दीगर कुछ वजूहात थी। तो मैंने ये फ़ैसला जैसे ही किया, पहले तो मैं नहीं कर रहा था ये फ़ैसला, कोई 2.5 साल से ये ऑफ़र मेरे पास मौजूद थी। फिर मेरा उनसे मानना ये था कि जी आप मुझे पैसे वगैरह नहीं, मुझे काम बताएं, क्योंकि वो हमेशा पैसे वैसे बताया करते थे। तो फिर जब उन्होंने ये सब कुछ मुझे बताया कि जी फ़लाँ काम है और ये है वो सारी चीज़ें, और फिर मुझ पर दबाव था, जिस दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, उसी दिन वो डेक्लन वॉश की स्टोरी आ गई। ठीक है, वो आई तो फिर मैं साइड पे खड़ा रहा कि मैं देखता रहूं कि अब ये इसमें मैं कूदूं ना कूदूं, ठीक है, हेल्प करूं, इनके साथ खड़ा हूं, कहीं कूदूं तो डूब ना जाऊं। नहीं, डूब ना जाऊं की बात नहीं है। देखिए, अगर कहीं हक है ना, सच है, तो आप उसके साथ खड़े हो जाएं, उसने उभर नहीं होता है। वो श्योरिटी हो तो जब है ना, अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, मगर अब मुझे अगर ये श्योरिटी नहीं है, क्योंकि मैं जानता नहीं था पहले से, और जो इल्ज़ामात आ रहे थे वो बहुत ही ज़्यादा भयानक और खौफनाक इल्ज़ामात थे, उन इल्ज़ामात के साथ आप खड़े नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो फिर मैंने अपने आप को डिस्टेंस किया और अच्छा, फिर उसके बाद आप दुनिया में आए उधर, फिर मैं 24 चला गया कुछ अर्सा में, मैंने कहा अभी कराची से ही मैं चला जाता हूँ, सारे मामला जो है ना। फिर आप दुनिया में आ गए। फिर मैं दुनिया में वापस। राइट। अच्छा, जियो पर आप मेरे ख्याल से प्रोग्राम जो करते थे वो था हम अवाम, और यहाँ आप जो प्रोग्राम करते हैं सवाल अवाम का। अच्छा, इसी तरह का एक प्रोग्राम है जो आज से रिजवान जाफ़र भी करते हैं, सवाल है पाकिस्तान का, है वो, उनका प्रोग्राम थोड़ा मुख्तलिफ है, वो मुख्तलिफ है, लेकिन कई जगहों पर देखता हूँ सियासतदानों को वो भी धो रहे होते हैं और आप भी धो रहे होते हैं। सियासतदान तो हमारे यहाँ जो हैं वो सबसे आसान हदफ है ना। राइट। नहीं, लेकिन जिस तरह से आप लोग धोते हैं, मतलब मैंने आप 1-2 लोगों को देखा है कि वो इस तरीके से धो रहे होते हैं, जो वो कहते हैं ना धोबी पटका जो होता है। एक्चुअली हमारी सारी उम्मीदें हमारे सियासतदानों से ही होती हैं। राइट। आप बात करते रहें, पब्लिक सियासतदान इल्ज़ाम लगाते हैं इस्टेब्लिशमेंट और फलां और ढिमका, ये वो। बात ये कि जब आपने एक ज़िम्मेदारी ली है और आइन के तहत ली है, तो आपको पता है कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, आपके फ़राइज़ क्या हैं, आपके हुकूक़ क्या हैं। बिल्कुल। तो वो जिम्मेदारी लेने के बाद आप कहें कि अब मैं काम नहीं कर पा रहा, राइट, और उसकी वजूहात ये हैं, राइट, तो आपको घर चले जाना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो आपने अगर मुझसे वादा किया है और मुझसे वोट लिया है, तो मैं अपने वोट की कीमत तो आपसे वसूल करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इसलिए हम सियासतदानों को जाहिर सी बात है। अच्छा, बहुत अच्छे बड़े बड़े नाम हैं जिनको मैंने देखा है कि वो खामोश हो गए, मतलब चुप हो जाते थे आपकी, जब आप उनसे सवाल पूछते हैं और वो सवाल के बाद जो एक जवाब आने के बाद जो सवाल निकलता है उस पर वो खामोश हो जाते थे। अच्छा मसूद, आपने तहतुल लफ्ज़ की भी अभी बात की, आप मजालिस वग़ैरह भी आपकी मैंने देखी हैं, आप जो है वो इतना ज़्यादा आम तो नहीं है वो, लेकिन पढ़ते हैं आप। हाँ, एक्चुअली वो मैं अपने घर की मजलिस में ज़रूर पढ़ता हूँ। हाँ, तो उसके कुछ वीडियोस थे जो मैंने, हाँ, वो बच्चे का भी रिकॉर्ड करके उसको, तो वो आपने बाकायदा इसकी कोई मतलब कोई फारिग तहसील हुए या कुछ? मेरे दादा, हम जॉइंट फैमिली होती है ना, दादा के छोटे भाई वो छोटे दादा कहलाते हैं। जी जी जी। तो छोटे दादा के पास जो है वो कोई 1000-2000 किताबें थी उनके पास। अच्छा। और वो बड़ी उनकी लाइब्रेरी थी, और उनकी खुशखत राइटिंग जो है उनकी बड़ी अच्छी थी। तो उन्होंने मीर अनीस, दबीर, जोश और मीर वहीद और कितनी मरसिया निगार हैं बड़े बड़े जिनके, हाँ, जिनके मरसिए उन्होंने अपने हाथ से लिख के रखे हुए थे और वो उसे पढ़ा करते थे। तो मुझे भी शौक़ था कि मैं उनकी, जब मैंने किताबें पढ़ने का शौक़ हुआ तो मैंने कहा मुझे हिस्ट्री पढ़नी है, तो उन्होंने मुझे गाइड किया, पढ़ाया। तो मैंने कहा मुझे ये तहतुल लफ्ज़ भी पढ़ना है। अच्छा। तो बचपन में जिस वक्त आप बोलना सीख चुके होते हैं, बस आप ज़्यादा वोकैबुलरी आपकी बहुत अच्छी नहीं होती, उस वक्त वो मुझे जोश के क़ितात, अनीस की रुबाइयाँ, दबीर की रुबाइयाँ, वो न सिर्फ उसके तलफ़ुज़, उसके मफ़हूम, उसके मायनों के साथ समझाया करते थे और उसकी अदायगी मुझे बताया करते थे। तो वो तरबियत ही ऐसे हुई, फॉलो करते करते, और तो फिर वो एज भी ऐसी थी कि वो आपके अंदर वो चीज़ मजबूत हो गई।
फिर उनके साथ जो बैठने वाले लोग थे वो सब बाइलिम लोग थे। Right. तो वहाँ पर कौसर इलाहाबादी साहब, वो 9 तसनीफ़ मरसिया और जदीद मरसिया के जी। बड़े ज़बरदस्त शायर हैं, जी। उनकी किताबें मौजूद हैं। वो आते थे, तो वो उरूस शायरी बहुत अच्छे जानते हैं। उरूस शायरी कहते हैं, नाजरीन के लिए मैं बता दूँ जी, जी। कि शायरी के जो कवानीन होते हैं, कायदे होते हैं जी कि बहर क्या होगी, रदीफ़ क्या है, काफ़िया क्या है, और बाकी जितने भी डिटेल्स हैं उसे उरूस शायरी कहते हैं। राइट, तो उरूस शायरी के माहिर थे। ग्रेट, तो मैं उनसे उरूस शायरी सीखना मैंने शुरू कर दिया। राइट, तो उन्होंने एक हद तक सिखाया और उसके बाद कहने कि अब ज़्यादा नहीं सिखाऊंगा तुम्हें, क्योंकि तुम अगर उरूस में पढ़ जाओगे तो नाक़िद तो अच्छे बन जाओगे, शायरी तुम्हारी रह शायरी जाएगी। रह जाएगी। राइट, तो उन्होंने मुझे फिर वो एक सिखाया, हद तक वो एक हद लेकर आया। लेकर गए। तो मेरा शौक़ ये था कि मैं हर जितनी भी असनाफ़ सुखन हैं, चाहे वो नज़म हो या नसर हो, उसमें कुछ ना कुछ लिखूं, क्योंकि मुझे उनके कवायद मालूम थे कि अफसाना है तो वो क्या होता है, राइट, उसका तरीक़ा क्या होगा, नावल क्या होगा, नावल क्या होगा, नज़म क्या होगी, गज़ल क्या होगा, सोनेट क्या है और हाइको क्या है। तो जब ये पता हो ना, तो फिर मेरा शौक़ होता था कि इन सब चीज़ों में कुछ ना कुछ ट्राई किया जाए। तो इसको प्रॉपरली आप करते थे या तब आजमाई होती थी? वो खुद से होता था, कभी बैठ के। अब जैसे आज मैं सोनेट लिखूंगा, आज सोनेट कहूँगा मैं, राइट। तो अब सोनेट के लिए सिर्फ मुझे ये देखना है कि पैटर्न ये होगा, ख्यालात तो फिर जब आएंगे तो आएंगे ना, वो उसको। तो वो प्रोडक्ट कभी सामने आप लेकर आए पब्लिश शक्ल में? मैंने अपने कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में बहुत मुशायरे जीते हैं, और मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी मुशायरे में हिस्सा लिया हो और उसमें मैंने पोजीशन ना ली और ना जीता हूँ। एक बार ऐसा हुआ था, एक बार ऐसा अनाउंस हो गया, तो मैं सख्ते में बैठा रही कि क्या हुआ, कि मैं तो सोच नहीं सकता कि ऐसा हो जाए। तो उसके बाद मैं गया और मैंने जजेस की फ़ाइल उठा ली। अच्छा। अब जब खोल के मैंने देखा तो उसमें जो एक लड़की थी जो गालिबन 5वीं 6ठी पोजीशन पर थी, वो ऊपर थी और मैं नीचे था। अच्छा, जजेस बहुत बड़े बड़े नाम थे, मैं यहाँ नाम नहीं लूँगा उनका, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। ये जजेस जो हैं ये उस मुकाबले के जजेस थे? जी, उस मुकाबले के जजेस। तो फिर मैंने ये मुशायरा हुआ था सर सैयद गर्ल्स कॉलेज में। ओके, नाज़िमाबाद में। राइट। तो वो जो उनकी मुंतज़मीन थे, मैंने उनको कहा कि जी इतने रिप्यूटेड इदारे में और इन जजेस के साथ ये हुआ है, इतनी खुली करप्शन, इतनी खुली। तो उन्होंने, अच्छा वो अनाउंस कर चुके थे, तो वो खातून थी, उन्होंने कहा देखो मसूद ये अनाउंस तो हो गया यार, इसको एक्सेप्ट कर लो। राइट। मैंने कहा नहीं, मैं अपना रिकॉर्ड ख़राब नहीं करूँगा, बिल्कुल, अगर ये है तो। बहरहाल वो मैंने जजेस को भी मैंने बता दिया कि आपके ने ये फ़ैसला दिया था और फैसला ये आया है। तो फिर एक मसला बन गया। उसकी प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन जो थी वो आर्ट्स काउंसिल में होनी थी बाद में। तो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन में फिर मैं गया और फिर मैंने अपना इनाम दिया, वो छीना। फिर उसे वक्ती तौर पर उन्होंने दबा दिया और मैं गया। अच्छा, वो गुस्सा तो आया हुआ था ना। मैं गया अपने डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में, मैंने अपने डीन से कहा कि सर ये हुआ है। कहने लगे तो मेरे पास क्यों आए हो, जाके नाक तोड़ दो। अच्छा। अपना हक में मतलब ये ना। राइट। मैंने कहा हाँ ठीक है, अपना हक लेता हूँ जाकर। बिल्कुल। मतलब शुरू से आप जो है वो काफ़ी पढ़े लिखे बच्चे थे, लगता था मैं। अच्छा। क्योंकि मेरी जो पढ़ाई के वाले से मामला था ना, वो ये था कि जी मैं टारगेट करता था कि मुझे कितने नंबर चाहिए। अच्छा। मुझे पास होना था। राइट। तो 33% ले लेते थे? 33 को मैं टारगेट करता था। उसके बाद जो हो जाए वो बोनस है। राइट। तो बोनस में कितने ले लेते थे? कभी किसी सब्जेक्ट में ज़्यादा दिल लगता है तो हो गया, वरना अगर किसी में नहीं लगता तो मैं 33 से ज़्यादा आगे बढ़ता ही नहीं था। मतलब वो एक फिक्स्ड एक सरहद रखी हुई थी, इस सरहद से आगे नहीं जाना। क्योंकि मुझे ये पता था कि ज़िंदगी में जो कुछ हम पढ़ रहे हैं ना, ये मुझे एहसास हो गया था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसकी, ख़ास तौर पर यूनिवर्सिटी पहुँच कर मुझे एहसास हो गया था कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारी लाइफ में, हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम है। राइट। मैं जब DAE कर रहा था और जिन इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मैं अपने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करता था वो ऑब्सोलीट हो चुके थे। वो 50 साल 60 साल पुरानी टेक्नोलॉजी थी। और जब मैं ये डिप्लोमा करने के बाद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में गया और मुझे फोटोसिंथेसिस करना था, तो जब मैंने देखा तो उसमें तो हमारे पास एक खुरबीन जैसी चीज़ होती थी, मिरर, उसके ऊपर हम लिक्विड डालते थे और बिल्कुल करते थे, तो एक रीडिंग आती थी हमारे पास। वहाँ गया तो पता चला कि जी एक मशीन है, उसके अंदर आपने लिक्विड लेना है और ऐसे सेल रखने हैं, बंद करना है, कंप्यूटर पे एक बटन क्लिक करना है, वो ग्राफ और रीडिंग सब आपको निकाल के दे देगा। और तो इतना तब्दील हो गया था, ऐसा हो जाता था।
Right. तो जब इसी तरह मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा डॉक्टर अताउर रहमान मुशर्रफ साहब के दौर में, जो वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, और उनकी कोशिश ये थी कि मैं पूरे पाकिस्तान का सिलेबस जो है उसको तब्दील करूं, क्योंकि ये ऑब्सलीट हो चुका है। बिल्कुल। और जब वो हमारे डिपार्टमेंट में आए और उन्होंने बात की और हमारे यूनिवर्सिटी में आए, मैं कराची यूनिवर्सिटी में जी था, जी, तो टीचर्स ने कहा कि हमें कौन ट्रेन करेगा, हम तो ये पढ़ाते हैं जी और यही हमने पढ़ा है। जी, तो टीचर्स के रेजिस्टेंस की वजह से वो उसको तब्दील नहीं कर सके। तो मुझे ये अंदाज़ा था कि जो मैं पढ़ रहा हूँ ना, ये बेसिक्स तो ठीक हैं, राइट, मगर तो बेहतर ये कि करो, बाकी अपना ज़िंदगी एंजॉय करो, तकरीरें करो, मुशायरे करो, राइट, होस्ट करो, स्पोर्ट्स खेलो। डिबेटर तो आप थे। डिबेटर था मैं। राइट, तो वो कैसी करते थे आप डिबेट? अच्छी कर लेता सर, मुनासिब कर लेता। मतलब जब अल्लाह का शुक्र है कभी नाकामी नहीं हुई। अच्छा, इसमें भी। राइट, हर केस जीता है आपने। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, माशाल्लाह। फिर दूसरा ये कि जब यूनिवर्सिटी गया तो हर डिपार्टमेंट में प्रोग्राम्स होते थे, तो वहाँ पर जितनी सियासी जमातों के विंग्स थे, मजहबी जमातों के विंग्स थे, वो होस्ट करने के लिए मुझे बुला लिया करते थे। ओके, राइट। शदीद मुखालिफ थे, तो लोग ये समझते, इवन ये भी होता था उनके अंदर क्लैश होता था ना, तो मुझे पकड़ के ले जाते थे कि चलो वो मसूद को ले आओ, उधर वीसी के पास चलना है और जाकर वहाँ ना और अपना केस लड़ना है। राइट राइट। तो वो एक बार तो सैफी साहब थे, कहने के भैया तो इनडायरेक्टली आप वकील थे? बस बोल लेता था। अच्छा, राइट। और दोस्ती सबसे थी। राइट। तो सैफी साहब का बता रहे थे आप? हाँ, तो कहने के भैया तुम हो किसके साथ? अभी एमकेएम के साथ आ गए थे, जमात के साथ आ गए, कभी आईएसओ के साथ आए होते, कभी पिज़्ज़ा के साथ। की तारीफ करते करते ये दोस्त थे, मेरे दोस्तों के साथ आ जाता हूँ मैं। नहीं, मैं कहता मैं इश्यूज पर आता हूँ, राइट, पार्टी पर नहीं आता। पॉजिटिवली आता हूँ, मुझे थाली का ना समझे, मैं पॉजिटिवली आता हूँ। अच्छा, ये हाँ बोले आप। यानी जमात इस्लामी का अगर कोई है और ये इदारा नूर हक में, तो मैं यहाँ पर भी आकर उसको होस्ट कर लेता था, और अगर आईएसओ का यौम हुसैन हो रहा है तो मैं उसे भी होस्ट करता था, और वो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था। टाउन में अगर कुछ हो रहा है तो वहाँ भी पहुँचे। अच्छा, बिनोरिया टाउन का स्टूडेंट विंग नहीं था ना, वो तो स्टूडेंट वहीं पर होते हैं बिनोरिया में। तो कोशिश नहीं की बनाने की? वो मेरी किसी को कन्विंस किया? एक्चुअल वो मेरे कॉलेज के साथ था ना, बिनोरिया टाउन, जीसीटी गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, और वो बिनोरिया टाउन, तो हमारे बिल्कुल करीब था। मगर वो करीब होने के बावजूद उसकी दीवारें बहुत ऊंची थी बिनोरिया टाउन की, टाप नहीं सकते थे। मदरसे का माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। राइट। तो कभी इत्तेफाक ही नहीं हुआ मदरसे जाने का। और फिर एक आध बार फिर वहाँ मेरे ख्याल से कुछ ऐसे वाक़यात भी हो गए थे कि जिसकी वजह से थोड़ा सा उससे हाँ, जाहिर सी बात है, आपको पता है वो अफगान वॉर चल रहा था, और उसके साथ जो है बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई थी, और वो ख़तरनाक चीज़ है। और कराची के जो हालात थे, कत्ल गारत गरी, आप देखें कि एयरपोर्ट से शाह फैसल कॉलोनी से निकलकर एक बच्चा जो है वो मैट्रिक करने के बाद वो बसें तब्दील करके, और वो साइट एरिया गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी जाता है और वहाँ से वापस आता है। तो यही एक बड़ी, और मेरा सिर्फ इतना ही सफ़र नहीं था, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी और फिर वहाँ से सदर सेंट पैट्रिक, और सेंट पैट्रिक से फिर आर्ट्स काउंसिल, रेडियो पाकिस्तान, और रेडियो पाकिस्तान से आर्ट्स काउंसिल, और आर्ट काउंसिल से फिर पैदल सदर दवाखाने, राइट। और फिर वो शाम में घर पहुँचना, और फिर वो असर के वक्त तकरीबन, और उसके बाद असर से मगरिब तक क्रिकेट खेलना। वो मतलब मुन्नी बेगम को आप खूब अच्छी तरह फॉलो करते थे कि लेकिन कभी कभार तो घर जाना चाहिए, तो कभी कभार चले जाते थे? नहीं, घर तो मैं रोज़ ही जाता था, मगर ये कि मैं इतने सारे कामों के बाद तो शायद अगर एवरेज देखें तो कभी कभार ही हो जाता है घर का जाना। इतना टाइम मिल जाता है घर में कि आप घर वालों को टाइम? ये सवाल जो है ना, इसका जवाब मुझे डॉक्टर अताउर रहमान साहब के एक इंटरव्यू से मिला। अच्छा। उनसे किसी ने कहा कि वो भी ना, उनसे कहा कि जी आप स्टेज ड्रामे भी करते थे, एक्टिंग भी करते थे, आप साइंस पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे, आप ये भी करते थे, वो भी करते, वो बहुत सारी चीज़ें करते थे, तो करते कैसे थे, इतना टाइम कैसे आप निकालते थे? तो उन्होंने कहा कि टाइम होता उसी के पास है जो कुछ करता है। जो कुछ करते हैं, जो कुछ नहीं करता है ना, उसके पास तो होता है, उसके पास टाइम ही नहीं होता। उससे आप हमेशा सुनेंगे टाइम देंगे, टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है। और मिलता हमेशा जब घर जाओ तो बनियान और लुंगी में ही है, आराम करता हुआ, और टाइम नहीं है मेरे पास। क्योंकि आप कोई भी काम करें, आप आधे एक घंटे में कोई बड़े से बड़ा काम भी कर लेते हैं। छोटे मोटे काम तो आप 10 पर हाँ, बिल्कुल। आप इतने यूज टू हुए हुए, आपने किसी को कॉल नहीं की, यार मुझे टाइम नहीं मिला, अरे भाई कितने, तुम्हें 1 घंटे कॉल करनी थी क्या?
30 सेकंड तुम्हें बात करनी होगी उससे। या वो कहते हैं मैं बाइक पे था, तो क्या पूरा दिन बाइक पे थे? बाइक ही पर थे भाई, उतरे ही हुई अर्तुगरुल गाजी बने हुए। अच्छा, तहतुल लफ्ज़ का जब आपने कहा, तो तहतुल लफ्ज़ में आप किसी से मुतासिर हैं? एक शख्सियत मेरे जहन में आ रही है। देखिए वो जो हैं अपने ज़िया साहब जो हैं, वो तो उनका तो अंदाज़ ही बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो तो बादशाह हैं, उनको तो कॉपी, वो उनका एक बिल्कुल एक ऐसा अंदाज़ है जो किसी और का है ही नहीं। तो उनको किसी से कंपेयर करना ही गलत होगा। फॉलो करने की कोशिश नहीं होती, मतलब आप उनको फॉलो भी नहीं कर सकते। उनका जो अंदाज़ है पढ़ाई का, जो पढ़त है उनकी, और जो अंदाज़े बयां है, आप उनको फॉलो ही नहीं कर सकते। उनके अल्फाज की जो अदायगी वो बड़ी मुख्तलिफ है। बिल्कुल। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जी मोहम्मद अली साहब पढ़ा करते हैं, मोहम्मद अली साहब पढ़ते थे, तलत हुसैन साहब पढ़ते हैं। बिल्कुल। आप इनमें मुमासलत ढूंढ सकते हैं, मगर ज़िया साहब में आप मुमासलत नहीं ढूंढ सकते। मतलब वो पार एक्सीलेंस है। हाँ, वो उनका अपना ही समझ लें एक तर्ज़े बयां है, अपना ही एक अंदाज़ है। वो तहतुल लफ्ज़ का भी एक अपना ही उनका अंदाज़ है। मतलब उनसे आगे या उनसे पीछे किसी को हम नहीं रख सकते। वो उनका एक अपना मयार, एक लेवल था। अब आप जॉन साहब को क्या अनीस से कंपेयर कर सकते हैं, या गालिब से कंपेयर कर सकते हैं, या फैज़ से कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। उनका अपना ही एक अंदाज़े बयां भी है, उनकी अपनी ज़मीन है, उनकी अपनी ही वो है, वो दो बाश है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आप जो हैं वो अनीस और दबीर में कर सकते हैं, आप गालिब और मोमिन में कुछ कर सकते हैं, ग्रेट, मगर इधर नहीं कर सकते आप। राइट। तो यही क्लास लगती है मुझे ज़िया साहब की भी। राइट, ग्रेट। अच्छा, अक्सर हम जब न्यूज़ देखते हैं, क्योंकि न्यूज़ देखनी भी पड़ती है, हाँ, तो टीवी तो देखेंगे ना। हाँ, नहीं, कुछ जिस तरह की न्यूज़ चल रही है या न्यूज़ कास्ट कर रहे हैं, तो दिल नहीं चाहता देखने को, सिर्फ सुनते हैं। लेकिन हम जब न्यूज़ देखते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूज़ कास्टर्स, पीटीवी के बाद के जो न्यूज़ कास्टर हैं, उसमें हम माशाल्लाह से अच्छे न्यूज़ कास्टर आए हैं, और जिनसे वाकई जो सनसनी नहीं करते, ख़बर दे रहे होते हैं। हम मसूद रज़ा को उनमें काउंट करते हैं। मतलब एक अंदाज़ होता है न्यूज़ देने का जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, जो वाकई लगता है कि न्यूज़ दे रहे हैं, मतलब धमकी नहीं दे रहे, या स्क्रीन से बाहर आकर आपको कुछ अटैक नहीं कर रहे आप पर। ये चीज़ आपने किससे सीखी है? मुझे खुशकिस्मती से पाकिस्तान के बेहतरीन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। जब इंडस की टीम बन रही थी तो जाहिर सी बात है बेहतरीन लोग चुने जा रहे थे। बिल्कुल। उसी दौरान जियो की तैयारी हो रही थी और ARY की तैयारी हो रही थी। तो जियो जंग का एक बहुत बड़ा इदारा, अभी और कोई चैनल नहीं है, तो वो पाकिस्तान भर से बेहतरीन तरीन लोगों को जमा कर रहा था। बिल्कुल। इंडस से मेरी ट्रेनिंग शुरू होती है, CNN से पहली ट्रेनिंग हमें मिलती है, वहाँ से लोग आते हैं, उनसे हम ट्रेनिंग लेते हैं। फिर यहाँ से हम दुबई चले जाते हैं ARY के साथ, तो ARY भी उस वक्त। मगर जब मैं जियो आता हूँ तो जियो में जो ग्रूमिंग मिलती है, क्योंकि सिर्फ पूरा प्योरली न्यूज़ सहाफ़ी, आपको जो है वो आमिल सहाफ़ी से लेके कामिल सहाफ़ी तक सारे वहाँ पे मिल जाते थे। तो उनके साथ जब आप काम करते हैं तो खुद ब खुद निखार पैदा हो जाता है। पीटीवी के न्यूज़ कास्टर्स को फॉलो करते हैं? नहीं, लाइक फॉलो इन द मीन्स के उनको आप एक्चुअल जब हमने ख़बरें शुरू की जी, तो इंडस में तो आप कह सकते हैं कि किसी हद तक न्यूज़ कास्टिंग थी जी, लेकिन इंडस के बाद से वो न्यूज़ एंकरिंग हो गई। राइट। न्यूज़ कास्टिंग का मतलब ये है कि आपने ख़बर लिखी, तैयार की, बनाई, मेरे हवाले आपने स्क्रिप्ट कर दिया, मैंने स्क्रिप्ट को गो थ्रू किया, 2 बार 3 बार 4 मरतबा पढ़ा, तैयार हो गया, और फिर बैठ के लाइव या रिकॉर्ड किया और वो ऑन एयर हो गया। उसमें परफेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। मगर जब न्यूज़ एंकर होता है तो फिर न्यूज़ का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है। 24 आवर्स न्यूज़ कर रही हैं, राइट। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जी आपने न्यूज़ गो थ्रू भी नहीं की है, पढ़ी भी नहीं है, राइट, आपने लिखी है, और आपकी जो भी गलती होगी उसको मैं ठीक भी करूँगा ऑन ईयर, राइट। वो कुत्ता बच्चा जब भी करता रहूँगा उसको मैं। ऐसे ही होता है। ये ऐसे, इसको हम अपने आम ज़बान में भंड कहते हैं, राइट। तो ऐसी चीज़ें जो हैं हर एंकर ने की हैं। राइट। क्यों? क्योंकि आपके पास मार्जिन ही नहीं है ना। राइट। तारिक मतीन मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, आप
वाकिफ़ होंगे, दुनिया में भी था, जियो में। राइट वो उसकी क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है, उससे अच्छा न्यूज़ रीडर राइट मैंने नहीं देखा। राइट जावेद भाई भी हैं, बड़े अच्छे हैं, सलमान भी है, फरहान भी है, सारे लोग हैं। जावेद साहब जो हैं वो तो सीनियर मोस्ट हैं जियो के भी। अब जावेद भाई तो खैर हमारे भाई हैं, बड़े हैं, राइट मगर जावेद भाई क्योंकि जियो से शुरू कर रही हैं, राइट मैं इंडस से शुरू कर रहा हूँ। राइट राइट तो वो फ़र्क इंडस पहले ऑन ईयर हो जाता है, राइट जियो बाद में ऑन ईयर होता है, राइट तो वो इसलिए हमें लगता है कि वो क्योंकि वहाँ पर जब जियो ऑन ईयर होता है तो उस वक्त रीच ज़्यादा है ना, राइट सर्कुलेशन जैसे सर्कुलेशन ज़्यादा पेपर है, की होती है ज़्यादा, सर्कुलेशन ज़्यादा चैनल है। का वो सर्कुलेशन। मगर जावेद भाई तो एक लेजेंड आदमी है हमारे लिए, तो नहीं लेजेंड आप भी हैं, मैं तो मजदूर आदमी हूँ। अब यही पहचान है लेजेंड की ना, जो खुद को मजदूर कहते हैं। तारीख़ का जिक्र मैंने इसलिए किया कि इंडस में एक दो मरतबा ऐसा हुआ कि पूरी की पूरा जो बुलेटिन है, जी जब उर्दू लिखी होती है तो उसके अंदर गैप होते हैं ना, जी जी बगैर गैप की पूरी पूरी लाइंस आ गई और उसने लाइफ में वो पूरा का पूरा बुलेटिन पढ़ लिया विदाउट भंड, विदाउट एनी भंड, राइट एनी एक भी नहीं, राइट 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 उल्टा लिखा हुआ आ गई, उर्दू उल्टी लिखी हुई है और पढ़ गए। ये एक्सट्रीम है। इस तरह की चीज़ें मैंने भी फेस की हैं, इस तरह की जावेद भाई ने भी की होंगी, इसी तरह सलमान ने भी की होंगी। इस तरह इंडस्ट्री का हर एंकर ये चीज़ें फेस कर रहा है। अगर उसमें एक कुत्ता बच्चा आ जाए ना तो आपको उसे माफ़ कर देना चाहिए। नहीं, यहाँ मसला ये नहीं है कि कुत्ता बच्चा को माफ़ नहीं किया गया, मसला ये है कि बार बार उसे कुत्ता बच्चा कह देना। देखें, उसके लिए एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। पीटीवी पर महापारा सफदर एक न्यूज़ कास्टर थी, उन्होंने वज़ीर आज़म हिंदुस्तान में बने थे राजीव गांधी साहब, तो यहाँ से जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब जो है वो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुबारकबाद भेजनी चाहिए थी। तो महापारा सफदर ने उस न्यूज़ को पढ़ा था और उन्होंने न्यूज़ पढ़ते पढ़ते कहा कि सदर ममलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने हिंदुस्तान के नए वज़ीर आज़म राजीव गांधी के लिए ताज़ियती पैगाम भेजा। ये कहने के बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने फिर से कहा कि हम माज़रत चाहते हैं ख़बर में गलती के लिए। सदर ममलिकत जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने वज़ीर आज़म राजीव गांधी के लिए तहनीयती पैगाम भेजा, उसको करेक्ट कर लिया। आज तो या तो प्रोड्यूसर का ये फॉल्ट है कि वो उसको वो ट्रेनिंग नहीं दे रहा कि करेक्ट किया जाए, क्योंकि वो थ्रू आउट जिस नए बच्चे ने उसको कुत्ता बच्चा सुना ना, वो कुत्ता बच्चा ही पढ़ेगा, वो कभी उसको किताबचा नहीं करेगा। सही कह रहे हैं। तो ये चीज़ थोड़ा सा ये तो देखिए पूरे पाकिस्तान में हुआ ना, ये कौन सी ऐसी फील्ड है जहाँ पर इस वक्त सलाहियतों का फुकदान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जियो से क्योंकि ये नाजरीन ये जो फंड था ये जियो में हुआ था, तो उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। और ये उन हालात में हुआ जिन हालात में जियो एक बड़े क्राइसिस से गुजरा। बिल्कुल। जहाँ बहुत सारे लोग जियो से सीनियर्स चले गए, राइट, और बहुत सारे जूनियर्स लोग आए, उन्होंने आके संभाला। तो मैं इसकी ये नहीं कह रहा कि इसको जस्टिफाई किया जा सकता है, मगर अगर कर लिया तो अब वो ज़िंदगी भर दोबारा नहीं करेगा। राइट, अब नहीं करेगा, अब वो बच्चा बड़ा हो चुका होगा जो कुत्ता बच्चा था। अच्छा, आपने मसूद रज़ा के साथ साथ मसूद रज़ा होते हुए कामरान ख़ान भी किया, वो कैसा तजुर्बा था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो कामरान साहब का एतमाद है कि उन्होंने मुझे हमेशा इस काबिल समझा कि मैं इतने बड़े शो को कंडक्ट कर सकता हूँ उनकी गैर मौजूदगी में। तो मेरे लिए तो ये हमेशा एक एजाज़ रहा और है। बहुत से लोग इस पर मजाक भी करते रहे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कामरान साहब का जो तजुर्बा है, जो उनकी काबिलियत है, और वो पायनियर हैं इस फॉर्मेट के। बिल्कुल। और अभी तक उनके इस फॉर्मेट में और सहाफ़त में तो जाहिर सी बात है कोई दूर दूर तक भी उनके करीब नहीं आया। तो ऐसी सूरत में जाहिर सी बात है मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं थी, मेरी कोई एक प्रोफेशनल माहौल में उन्होंने देखा और मुझे कहा कि जी अब तुमने करना है, और वो बड़ी शफ़क़त करते हैं, बड़ी मोहब्बत करते हैं। तो मेरे लिए तो ये एजाज़ है हमेशा के लिए। तो अब आप यकीन करते हैं कि आप लेजेंड हैं? वो लेजेंड है, वो तो हैं, वो लेजेंड है, वो लेजेंड। मैं आपको बताऊं कि जियो में ख़ास तौर पे एक अजीब सा मेरे मुताल्लिक़ मामला हो गया। जी जी। और वो ये हुआ कि मुझे जो है ना वो शाहिद आफरीदी कहना शुरू कर दिया इन लोगों ने। और कहने लगे कि जहाँ पर भी
इवन ये कि खबरें पढ़नी है तो मैं पढ़ लूँगा, रिपोर्टिंग करनी है तो मैं कर लूँगा, लाइव इवेंट्स करने हैं मैं कर लूँगा, रोड पे सड़क पे निकलना है तो सड़क पे प्रोग्राम करना है वो मैं कर लूँगा, न्यूज़ मैगजीन शो करना है वो मैं कर लूँगा, न्यूज़ टॉक शो करना है वो मैं कर लूँगा, मॉर्निंग शो करना है वो मैं कर लूँगा। राइट। ठीक है, तो कोई फॉर्मेट ऐसा नहीं है। बल्कि मुझे याद है एक मरतबा लाहौर गया तो नवाज़ शरीफ साहब से ये मुलाकात हुई, तो कह लेंगे वो रज़ा साहब कहते हैं मुझे, अच्छा, कह लेंगे रज़ा साहब ये बताएं कि जहाँ पे ख़तरा होता है वहाँ पे आपको भेज देते हैं। अभी मैं देख रहा था लियारी में वो ऑपरेशन हो रहा था, वो फायरिंग वायरिंग चल रही थी, गैंग वॉर हो रहा था, तो वहाँ पर आप रिपोर्टिंग कर रहे थे। फिर मैंने 2-3 दिन के बाद देखा वो सैलाब आ गया तो आप इंटीरियर सिंध में थे, एलओसी पर भी गए थे आप? एलओसी पर भी गया हूँ। तो उसके बाद मैं सवात ऑपरेशन किया है, मैंने बलूचिस्तान में मैंने काम किया है, मैंने केपी में काम किया है। ये सब तो कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं शेड मिल जाएगा, लेकिन एलओसी तो ऐसी जगह है कि वो तो मतलब आप खुदा न खास्ता डायरेक्ट एक शिकार बन सकते हैं। तो मैं तो बिल्कुल बहुत एक्सट्रीम वाली। हाँ, मैं तो वहाँ गया हूँ जहाँ नो मैन लैंड कहलाती है, बिल्कुल आखिरी उस पर वहाँ पर भी जाके किया। ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। मगर ये जो कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज़ हैं यहाँ पर मैंने ऐसी जगह पे काम किया है जहाँ पर हमले हुए हैं, जहाँ पर मुझे बाकायदा पकड़ा गया है। ओके, राइट। आवारान में बाकायदा मुझे पकड़ लिया गया था। अच्छा, बीएलए की तरफ से, बीएलए के लोगों ने पकड़ लिया था और मैं वहाँ से फिर फरार हुए? फरार नहीं हुआ, मैंने उनको कन्विंस किया। एक हमारी एक ट्रेनिंग होती है ये, क्या जब कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज में आप काम कर रहे हैं तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो फिर आपने, अगर आप खामोश हो जाते हैं तो भी मारे जाएंगे, अगर आप अकड़ते हैं तो भी मारे जाएंगे, मज़ाहमत करते हैं तो भी मज़ाहमत ना भी करें, आप जवाब नहीं दे रहे, आपका एटीट्यूड ठीक नहीं, मारे जाएंगे। तो मैंने उन्हें कन्विंस किया कि देखो तुम्हारे यहाँ ज़लज़ला, उस वक्त ज़लज़ला आया था, तो मैंने उन्हें कन्विंस किया कि मैं यहाँ ज़लज़ले की कवरेज के लिए आया हूँ, यहाँ के लोगों की मुश्किलात दिखाऊंगा, और अगर तुम मुझे मार दोगे तो अगर 15 साल से यहाँ कोई सहाफ़ी नहीं आया, अगले 15-20 साल और कोई नहीं आएगा। तुम कहाँ रहते हो, क्या नहीं हो, किसी को पता ही नहीं होगा तुम्हारा। ये बात उन्होंने क्लिक की। जो बंदा उनको लीड कर रहा था वो डॉक्टर था। देन फिर उन्होंने थोड़ी सी मुझसे बातचीत की, उन्होंने कहा हमारा मौका। मैंने कहा देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अगर कुछ भेजूंगा भी तो कराची से एडिट हो जाएगा। तो उनको मैंने कन्विंस किया। देन वो उन्होंने फिर उसको तो कॉन्फ्लिक्टेड एरियाज में काम करने का यही एक तक़िया कर लेते हैं वहाँ। वो जाहिर सी बात है, सहाफ़ी एक ऐसा सहाफ़त एक ऐसा शोबा है, ऐसा पेशा है कि आप इसमें किसी भी जगह जा सकते हैं और आपकी पर्सनल उसमें राय नहीं होती, आपकी पर्सनल आप जो फैक्ट होता है वो दिखाते हैं, आप एक ऑब्जर्वर है ना। बिल्कुल। तो वो अगला बंदा, जो अगली पार्टी जो भी है, चाहे वो राइट पर हक पर है या हक पर नहीं है, वो आपको अलाउ करती है। तो तालिबान भी अलाउ करती है ना, राइट। अमेरिकन भी अलाउ करती है ना, बिल्कुल। वॉर रिपोर्टिंग भी हो रही होती है ना, और वॉर में भी सहाफ़ियों के हुकूक होते हैं ना, बिल्कुल। तो वो अगर आपको बताना आती हैं तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। डबल सवारी भी आपको अलाउ करती है। और वो कवरेज जो थी ना, वो कवरेज मेरी ज़िंदगी की इतनी टफ कवरेज थी कि उसमें 15 दिन में एक ऐसी 4 दीवारी में रहा था जिसके ऊपर छत नहीं थी। अच्छा। एक कॉर्नर में हमारा चूल्हा बना हुआ था, हमारी गाड़ी में हमारा फूड और पानी वानी होता था, तो और वहाँ पर वो हमारा ड्राइवर जो है वो खाना वाना बना लिया करता था। अच्छा। और आवारान तो आपको पता है कि बिल्कुल मिट्टी के घर और सारी चीज़ें। तो हम रिपोर्टिंग के लिए निकलते थे, शाम में मगरिब के बाद हमें नींद आ जाती थी, तारे नज़र आ रहे होते थे, और खुली छत के नीचे, खुली छत, और सुबह फजर से पहले हम उठ जाया करते थे। उठते थे, एक वॉशरूम था, उधर जाकर अपना हमने फ्रेश हुए और होने के बाद नमाज जो भी की, गाड़ी में बैठे और उसके बाद हम फिर निकल पड़े। सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी टीम 15 दिन तक हम ऐसी सिचुएशन में रहे। मतलब कुंदन बन गए आप पक्कर। काम का बड़ा शौक़ था। हमारे अंसार नकवी भाई, अब उनकी बरसी है, पिछले साल PIA प्लेन क्रैश में उनकी शहादत हो गई थी, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे। तो वो मेरे कंट्रोलर होते थे। तो एक बार मैं एक कवरेज से आया जो बड़ी मुश्किल थी, उन्होंने आते ही उन्होंने दूसरे दिन दूसरी कवरेज का कह दिया कि फ़लाँ जगह तुम्हें जाना है। अंसार भाई मैं बीमार हो गया हूँ यार, आप दूसरी जगह मुझे भेज रहे हैं। तो कह लगे यार, मैंने कहा और वो इतनी ख़तरनाक है, मर जाऊँगा मैं। तो वो मजाक करते थे, कहते यार ना तेरे अम्मा अब्बा, ना तेरे बीवी बच्चे, ना कोई रोने वाला, मजाक करते थे, हालांकि वो बड़ी मोहब्बत करते थे। तो वो हौसला इतना ज़्यादा था ना, और वो
कि कभी ख़तरा महसूस ही नहीं किया, बल्कि बाद में एहसास हुआ कि यार इतने खतरनाक काम कर गए, अब नहीं कर सकते। अब पता ही करेंगे तो क्या हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो पता नहीं था कि क्या हो सकता है। राइट राइट। और वो एक उस वक्त जोश भी होता है कि ये मिसाल के तौर पे challenge है प्रोग्राम हमारे कर रहा हूँ और वो मंशियात के ख़िलाफ़ है, और वो जो अहाता है उसमें आपने जंप किया और दीवार पे चढ़े और अंदर कूद गए, बिल्कुल बाकी टीम बाद में आ रही है, बिल्कुल आप पहले कूद गए। बिल्कुल। और खुदा न खास्ता ऐसी जगह पर ख़वातीन का जब सामना हो जाता है उसको संभालना भी बहुत मुश्किल बड़ा हो मुश्किल जाता होता है। नहीं, आप किसी की चार दीवारी में कूद रहे हैं और आपको शुबा है कि यहाँ पे ऐसा गलत काम हो रहा है, उधर गलत काम नहीं हो रहा, अगला बंदा आपको गोली मार दे तो वो राइट है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप कैसे किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कैसे हो गए? अभी इसका एहसास हुआ मुझे जब ये पंजाब में एक ऑयल टैंकर गिरा था और वो धमाका हो गया था और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जान से चले गए थे। तो उस कंपनी का दफ्तर ही हमारे बिलावल हाउस के बराबर में, तो मैं वहाँ गया, उधर जाके मैं नॉक किया, कोई आ नहीं रहा था। तो मैंने अपने प्रोड्यूसर से कहा कि अगर ये आज से चंद साल पहले हुआ होता तो मैं अभी तक दरवाज़ा, अच्छा अंदर लोग थे वो खोल नहीं रहे थे, तो मैं कूद के अंदर जाकर कैमरा खुद ही ले जाकर और शूट करके आ चुका होता। अब तो वो शूट कर देंगे। वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन पहले मुझे पता नहीं था। हाँ, अब पता है। अब पता है कि उसके क्या राइट्स हैं और मेरे क्या राइट्स हैं, मेरी क्या हदूद है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता हमने सीखा, ये मीडिया भी मैच्योर हुआ ना। राइट। हम भी इसी तरह से मैच्योरिटी हमें भी आई, गलतियाँ की, सीखते चले गए। वो सीखते रहना ज़रूरी होता है। और जब सीख कर आप काम करते हैं तो वो बहुत खूबसूरत काम सामने आता है। 20 साल हो गए। अभी आपने बातों के दरमियान बात की कि ना बीवी है ना बच्चे हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं अब वही सवाल पूछने वाला हूँ। ये उस वक्त की बात है। अच्छा, तो आप माशाल्लाह से अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे। तो शहजादियाँ हैं या शहजादे? 2 शहजादी, 1 शहजादी। अच्छा, और एक मलका आलिया। अच्छा, मलका आलिया तो चले, वो तो चलती रहेंगी साथ। शहजादी जो है वो सबसे बड़ी है? नहीं, वो दरमियान में। वो दरमियान में। शहजादे बड़े पढ़ते हैं? नहीं अभी तो अच्छा, अभी साहबजादे जो हैं वो 3 साल के हुए। अच्छा, अब स्कूल जाएंगे वो। जो सबसे छोटे शहजादे हैं, बड़े वाले? सबसे बड़े वो 3 साल के। राइट राइट। और जो साहबजादी हैं वो 2 साल की हैं, और जो फिर साहबजादी हैं वो 6 महीने की। अच्छा, ग्रेट ग्रेट। तो वो एक जो चेंज आता है लाइफ में जी, कैसा लगता है वो? मतलब एक हस्बैंड के बाद जब आप एक बाप बनते हैं तो वो चेंज कैसा लगा था? अपना आप कहीं और पीछे चला जाता है। अच्छा। फिर अच्छा, मेरी ज़िंदगी हमेशा से रही भी ऐसी, वालिद साहब का भी बड़ा असर होता है ना। बिल्कुल। तो मुझे याद आ गया, एक बार उन्होंने किसी बात पर मुझसे कहा था कि अपने लिए तो सब जीते हैं, ज़िंदगी वो होती है जो दूसरों के लिए जी जाए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, इस जहाँ में है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। देखिए माशाल्लाह, तो ये बात उन्होंने नस्ल में कही थी मुझे। राइट। तो उनकी ज़िंदगी भी ऐसी थी। तो हमेशा से मैंने अल्लाह ताला से ज़िम्मेदारियाँ मांगी कि ये ज़िम्मेदारी भी मुझे मिले, ये ज़िम्मेदारी भी मुझे मिले और मैं उसको लेके चलूँ। मगर जब औलाद भी हो गई ना, तो वो चीज़ और ज़्यादा पुख्ता हो गई और ज़्यादा मजबूत हो गई, और शायद हर बाप के साथ होता होगा। बिल्कुल। और वो जो बाप के एहसासात होते हैं वो उस वक्त पता चलते हैं, इंसान को फील होता है कि वो मेरे वालिद के जो एहसासात थे उस वक्त जब मैं घर नहीं पहुंचा होता मैं था। सोचता हूँ कितना परेशान करता था। हालांकि उस उम्र में भी मुझे अपना बेटा ऐसा लगता है कि वो किसी ने छोटा करके मुझे दे दिया। हाँ, बिल्कुल। मसूद छोटे होते कि अगर मेरे यहाँ तिल है ना तो उसके भी यहाँ पर तिल होगा। अच्छा, राइट। बिल्कुल, यानी कि वो मैं अपनी तस्वीर देखता हूँ बचपन की और उसको देखता हूँ ना, ऐसा लगता है किसी ने छोटा करके मुझे पकड़ा क्या दिया। नाम क्या है उनका? उसका नाम मुहिब है, सैयद मुहिब रज़ा। सैयद मुहिब रज़ा। फिर बेटी है सैयदा मीरा फातिमा, और बेटा जो है फिर है सैयद मुश्तबा रज़ा। सैयद मुश्तबा रज़ा, माशाल्लाह से नाम भी बहुत प्यारे हैं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा, एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं आप? ये सियासत के जो सियासतदानों के इंटरव्यूज़ के अलावा? मैंने अपने घर में न्यूज़ सिर्फ उतनी ही देखता हूँ, उतनी ही पढ़ता हूँ। एक ख़ास टाइम है कि घंटे 2 घंटा मुझे इस पे लगाना है, उसके बाद सिर्फ मैं फॉलो करता हूँ अपडेट्स। और जब आप पोस्ट कर रहे होते हैं तो सिर्फ आपको अपडेट्स ही फॉलो करनी होती हैं। तजज़िये में कम पढ़ता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी का इन्फ्लुएंस अपने ऊपर लूँ। एनालिसिस देखता हूँ, मगर उसको सिर्फ एनालिसिस के तौर पे ही लेता हूँ। किसी की राय अगर मौजूद हो उसके अंदर तो मैं उसको बहुत ज़्यादा, अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स पर एनालिसिस है तो मैं उससे लेता हूँ, अदरवाइज राय पर मबनी है तो नहीं लेता, क्योंकि वो अल्टीमेटली गैर शऊरी तौर पर आपके ऊपर हावी होता है वो मामला। तो मैं उसको
तो मैं ख़बरें देखता हूँ, राइट तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। राइट अखबार पढ़ना, आप एक अखबार जो है वो 20 मिनट में ख़त्म हो जाता है मैक्सिमम, बड़े आराम से ही पढ़ें तो। राइट। तो उसके अलावा मेरा जो देखते हैं, हाँ, ड्रामा वगैरह सबसे ज़्यादा टाइम मेरा गुजरता है नेटफ्लिक्स देखते हैं। अच्छा और ड्रामे बेगम ज़्यादा देखती हैं, तो कभी कभार हम दोनों के मिजाज मुख्तलिफ हैं इस मामले में, तो मैं सीरीज़ वगैरह देखता हूँ। तो मैंने अपने घर में होम थिएटर बनाया हुआ है। अच्छा। बड़ी बड़ी वाली जो स्क्रीन होती है ना, 10 बाई 12 फीट की, 16 फीट वाली जो स्क्रीन होती है, उस पर आराम से बैठ, जिसमें बंदा पूरा नज़र आए, पूरा बंदा नज़र आता है ना उसके अंदर, वो कर लेता हूँ। अच्छा, और वो बनाए हुए हैं मैंने अपने बेडरूम में ना। अच्छा। बच्चे बीवी सो जाते हैं तो ईयरबड्स में अपने कान में लगाता हूँ, वॉल्यूम फुल करता हूँ। अच्छा। ना उनको पता ही नहीं होता क्या चल रहा है। दुनिया माफिया से अलग, वो अपने अलग, मैं अपने अलग, और हम सब साथ। राइट राइट, ग्रेट। तो मैं उसको, तो मेरा सबसे ज़्यादा टाइम उस पर गुजरता है। अच्छा, मूवीज़ वगैरह, पाकिस्तानी मूवीज़ वगैरह देखते हैं? पाकिस्तानी मूवीज़ कम इत्तेफाक होता है देखने का, ज़्यादातर हॉलीवुड। अच्छा, हॉलीवुड में कौन पसंद है आपको? ब्रैड पिट। अच्छा, ब्रैड पिट काम की वजह से पसंद है या ब्रैड पिट की वजह से पसंद है? उसकी शख्सियत अच्छी है, शख्सियत अच्छी है, ग्रेट, काम अच्छा है। राइट। और ख़वातीन में? एंजेलिना जो एम्बेसडर रही हैं। जी जी। अच्छा, ज़्यादातर लोग एंजेलिना को पसंद करते हैं, ग्रेस है उसके अंदर एक। अच्छा, राइट। और सिंगर्स, गाने वगैरह सुनते हैं? मॉर्गन फ्रीमैन मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, राइट। उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़बरदस्त। वो बूढ़े हो गए हैं बहुत अपना, मगर वो अभी भी वो लेजेंड है, लेजेंड है, बिल्कुल, ही इज़ द लेजेंड। गाने सुनते हैं? गाने बहुत सुनता हूँ। रफ़ी साहब को बहुत सुना, मोहम्मद रफ़ी साहब। रफ़ी मैडम को तो सुनते ही हैं, राहत फ़तेह अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, और अपने ग़ुलाम अली साहब। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है। तो वो कभी तजुर्बा हुआ है चुपके चुपके का किसी टाइम में? किसको नहीं हुआ। अच्छा, राइट। वो क्या है, वो गाना था ना, उसका शेर है कि उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। जिसकी कोई कहानी ना हो, बिल्कुल बिल्कुल। ये काफ़ी पुराना ये चला आ रहा है, और जब से कायनात बनी है ना, जब से इंसान पैदा हुआ है, जब से ये कहानियाँ और ये पानी जवानियाँ चल रही हैं। चाहे कराची में पानी हो ना हो, आंखों में पानी ज़रूर होता है। अच्छा, गाना कौन सा पसंद है आपको? पाकिस्तानी कोई ऐसा गाना जो आप सोचते हो, कोई नगमा, कोई गीत, कोई गज़ल, कि ये मैं जब अकेला होता हूँ तो ये मैं लगा के इसको खामोशी से सुकून से सुनूं? आजकल तो मैं वो बहुत सुनता हूँ, कव्वाली जो है ना, वो ताजदार हरम। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं जब शाम में अमूमन रोज़े से अफ्तार से पहले वॉक करता हूँ, तो ईयरबड्स लगा लेता हूँ, तो अमूमन। इसके अलावा तो वो फरीद साबरी साहब की आवाज़ में सुनते हैं या आतिफ़ असलम की आवाज़ में सुनते हैं? आतिफ़ असलम की आवाज़ में सुनता हूँ, मगर उसमें एक मसला जो मुझे फ़ील होता है उसको मैं इग्नोर कर देता हूँ बस। शीन काफ का जो मसला है ना, हाँ। वो बड़ा सेवियर है। तो आतिफ़ असलम जो अगर उन तक पहुँचे मेरी आवाज़ से, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा वो क्लासेस ले लें, अपना काफ ठीक कर लें बस वो किया और करा वाला मसला है। यानी वो जब एक मिसरा आया ना, औराक़े हस्ती बिखर जाएंगे वरना औराक़े हस्ती बिखर जाएंगे, तो वो जिस तरह से उन्होंने पढ़ा तो मेरी समझ में नहीं आता था ये क्या कह रहे हैं। तो फिर मैंने अपनी वाइफ से पूछा, क्योंकि वो मुझसे उम्र में छोटी हैं और उनकी ज़बानें जो है ना, अच्छा, नए लोगों की बड़ी मिलती है ना, ये तो उसने मुझे बताया कि ये औराक़े हस्ती है। अच्छा, राइट। वो वही जैसे उर्दू को उर्दू कर देते हैं, राइट। औराक नहीं है ना, औराक़े हस्ती। औराक़े में औराक़े हस्ती क्या है यार, तो पता चले औराक़े हस्ती है। तो आतिफ़ असलम जो है वो ज़रूर शीन और काफ को जो है वो तवज्जो दें। देखिए, अभी उन्होंने एक और वो पढ़ा है ना, एक और नात पढ़ी है अभी उन्होंने, सलाम। हाँ, अभी एक और, बिल्कुल वो ग्रुप है पूरा, एक हज़रत अहमद रज़ा ख़ान बरेली रहमतुल्लाह अलैह के जो उन्होंने कलाम पढ़ा है, तो उसमें भी जो एक इशू है ना, राइट, वो सिर्फ इसी का है। वो अगर उसको ठीक कर लेना, देखिए मैडम जो है उनका ताल्लुक़ भी पंजाब से था, लेकिन ज़बान उनकी जो है बिल्कुल वो शीन काफ अलिफ वो बिल्कुल प्रॉपर था। एग्जैक्टली। अगर आप इसी तरह अगर चाहे इंडियंस ले लें चाहे दूसरे ले लें, जो भी अच्छे गाने वाले हैं उन्होंने
अपनी ज़बान को ठीक किया। मुन्नी बेगम का ताल्लुक बांग्लादेश से था, लेकिन आप उनकी अगर गज़लें सुने और तो मुन्नी बेगम से आप ऐसे बात करें तो आपको साफ पता लगता है कि उनकी ज़बान जो है वो नहीं है, उर्दू नहीं है, लेकिन जब वो गाती हैं एक बार मुस्कुरा दो, बिल्कुल तो आप मुस्कुराते हैं फिर ना, आपको एहसास नहीं होता है कि हाँ। सीमा रिजवी तस्मीना शेख की जो बहन थी, उर्दू बिल्कुल नहीं बोल पाती थी, लेकिन जब सीख के उन्होंने वो गाना शुरू किया तो वो एक एक उसकी वो शब्द और मद उन्होंने सही तरीके से गाए। तो इसमें मेहनत की ज़रूरत, असल में हम शायद घबरा जाते हैं। नहीं, मुझे इसकी एक और वजह लगती है, क्योंकि देखें ये जो लहजा है ये पंजाब में जो है ये राइज है और वहाँ पर इसको बुरा नहीं समझा जाता। यानी हम इकबाल बोलेंगे तो वो इकबाल होता है, तो वो इकबाल वहाँ पे ठीक है। हमारा स्कूल है तो उधर स्कूल ठीक है, स्कूल ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है 12 करोड़ की आबादी वहाँ है, तो ये आबादी कम हो जाती है, तो व्यूवरशिप आपको जो मिल रही है वो एतराज़ नहीं करती। वो हमें अंजुमन वाली व्यूवरशिप मिल रही होती है, वो अंजुमन वाली व्यूवरशिप मिल रही होती है। इसमें वो मजाक की बात भी नहीं, जाहिर सी नहीं है, मगर आप यहाँ पर अपने आप को ब्रैकेट कर लेते हैं। बिल्कुल वो उर्दू जो सब कॉन्टिनेंट से लेकर मिडिल ईस्ट तक और दुनिया में पहचानी जाती है, उस उर्दू का लहजा और तलफ़ुज़ वो है जो यहाँ बोला जाता है। बिल्कुल वो नहीं है। तो डू यू थिंक कि कीमा जो है, मुझसे अक्सर देखते हैं जो कराचाइट जो हैं वो कीमा को खीमा कहते हैं, तो क्या ये तलफ़ुज़ कीमे को कीमा या खीमा खे इस्तेमाल करते हैं या काफ इस्तेमाल करते हैं? काफ नहीं कहते, दैट शुड बी कीमा। कीमा, हाँ, उसे कराचाइट भी खीमा कहते हैं। ज़बान ख़राब हो रही है ना। खलीज बेग, मिर्ज़ा खलीज बेग, ये ज़बान ख़राब हो रही है। ये खे जो है ये आ रहा है इंडिया से, राइट, और काफ आ रहा है पंजाब से, राइट। अब अगर गैन हो तो वो ईरान से ले आते हैं एन गैन वहीं फिर मसला हो जाता है, वो खालीन से खालीन नहीं। एक्चुअली देख रहे हैं ना, क्योंकि या तो वहाँ का मीडिया है जो इस वक्त हमें मुख्तलिफ ज़राए से नज़र आ रहा है, वहाँ के ड्रामे हैं या मूवीज़ हैं वो देखी जा रही हैं, बच्चों के कार्टून्स देखे जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि वो पे की जगह फे आ चुका है, और हाँ फट गया, और काफ की जगह खे आ गया है, मसूद रजा होता है। हालांकि वो मैं सुन रहा था, हमारे बड़े मशहूर लिखारी हैं और अदीब जावेद अख्तर साहब ने कहा भाई ये तमाम तलफ़ुज़ और अल्फाज हमारे यहाँ मौजूद हैं, बिल्कुल हैं, हिंदी में मौजूद हैं, तो ये क्यों बोलते हो? बहरहाल मेरे ख्याल से ज़ का साउंड नहीं है हिंदी में, ज़ का साउंड मेरे ख्याल में वो एक गुफ्तगू में कह रहे थे कि शायद ये भी है। ख तो है, हाँ, क भी है, लेकिन ज़ का साउंड शायद नहीं है। तो मगर जो हमारे यहाँ पठान कम्युनिटी के साथ होता है कि फ़ का साउंड जो है वो पश्तो में नहीं है। अच्छा, तो वो फ़ जो है वो प हो जाता है, मतलब अगर लिफाफा है तो वो लिफाफा हो जाता है। हाँ, लिफाफा। अगर फारस है तो वो पारस हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये साउंड, लेकिन अगर हम उसे साउंड से पढ़ें तो मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम हो, तो आतिफ असलम को भी इसको साउंड से ज़रूर पढ़ना चाहिए। अच्छा, जो पश्तून है ना उनकी ज़बान ज़्यादा, उर्दू उनकी ज़्यादा साफ़ होती है जी, और शायद उसकी वजह ये है कि फ़ारसी से ज़्यादा करीब होती है। बिल्कुल। पंजाबी का फ़ारसी से दूर दूर का वास्ता नहीं है, वो तो गुरमुखी से चली है, तो इसलिए वो शायद संस्कृत भी है उसके अंदर, और हिंदी है, वो सारी चीज़ें वो इंडिया से ज़्यादा करीब, बिल्कुल, मगर इंडिया के क़ल्ब में उर्दू जो है वो उससे बहुत दूर है। बिल्कुल हकीकत है। और ये आपने बहुत अच्छी मिसाल दी मैडम नूर जहाँ की, कि वो तो प्योर कसूर से उनका ताल्लुक था, लेकिन मेरे ख्याल से वो काफ को काफ ही कहती थी और शीन को ख्याल नहीं, यकीन वो कहती थी। हाँ, मतलब उनसे वो एक बहुत मशहूर सिंगर हैं गैर मुल्की, हमारे हमसाया मुल्क की, उन्होंने कहा था कि हमने मोहब्बत और महब्बत का फ़र्क मैडम नूर जहाँ से सीखा कि मोहब्बत, जिनके आप जिक्र कर रहे हैं वो बाकायदा क्लासेस लिया करती थी। बिल्कुल, और मैडम भी क्लासेस लिया करती थी कि उनका इंतज़ार करती थी कि नमाज पूरी करें तो फिर हम इनसे सीखें। वो उर्दू के हिसाब से, उर्दू के हवाले से उनके मैंने इंटरव्यू सुने, वो कह रही थी उनके भी मुख्तलिफ असातिज़ा होते थे जिनसे वो अपना तलफ़ुज़ दुरुस्त करवा देती थी। बिल्कुल, ऐसे मैडम थी हमारी। बिल्कुल। अब ये देखिए ना, मोहब्बत और महब्बत, बिल्कुल,
मौसम और मौसम। बिल्कुल। वो करोबियाँ देख लें, अभी तक वो एक शेर है कि वरना इबादत तात के लिए कुछ कम न थी करोबियाँ। अब उसको वो करो बयां मुस्तकिल बोले जाते हैं लोग। जोश साहब तड़प जाते होंगे कि वो कहाँ करोबियाँ और कहाँ करो बयां। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थी करोबियाँ। अच्छा, खाने के शौकीन हैं? बहुत ज़्यादा। कैसा खाना खाते हैं? तड़पता हुआ या बस? तड़पता हुआ, फड़कता हुआ, लचकता हुआ। मतलब खूब मिर्चें खाते होंगे? मिर्चें भी बहुत खाता हूँ, फीका भी बहुत खाता हूँ। अच्छा। एक्चुअली जो खाना हो वो अपनी असली टेस्ट में होना चाहिए। देसी है तो वो कोरमा हो, बिरयानी है तो बिरयानी हो, इटालियन है तो इटालियन है तो कॉन्टिनेंटल हो। जो चाइनीज़ है वो चाइनीज़ ही हो तो आप खा लेंगे? हाँ, मैं खा लेता हूँ। राइट। मैं अगर वो अपनी ओरिजिनल टेस्ट, ओरिजिनल है तो आपको टेस्ट डेवलप करना होता है। राइट। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज़्यादातर जो कि हलाल होना चाहिए, ये तो बुनियादी शर्त है ना। अब ये तो नहीं कि आप कहेंगे सांप खा जाओ। अगर नूडल्स तो खाए जा सकते हैं ना, उसके अंदर चिकन तो खाए जा सकते हैं, बीफ तो खाया जा सकता है ना। पकौड़े उनके ज़्यादातर वो मकड़ियों के बनते हैं ना। पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। अच्छा, उनके यहाँ ना वो जो चौन लाई थे उनके बारे में पढ़ रहा था। जब ये आज़ाद हुए तो उन्होंने 2 नसीहतें की थी अपने कौम को कि 2 चीज़ें तुमने अब करनी है। एक तो उन्होंने कहा था कि जो चीज़ खा सकते हो खा जाओ। अच्छा। और एक ये कि 30 साल तक साइकिल में छोड़ना। अच्छा। तो ये जो हम इनका मजाक उड़ाते हैं ना कि ये भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, ये भी खाते हैं, उनसे भी पूछा गया कि आपने ये कह तो दिया दुनिया में बहुत सी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो ख़त्म हो जाएंगी, ये तो वो चीज़ें भी खा जाएंगे। राइट। तो उसने कहा कि मेरी कौम इतनी बड़ी आबादी है और ये मेरी कौम गोश्त के बगैर नहीं रह सकती। अगर मैं इसको ये नहीं कहूँगा तो ये इंसानों को काट के खाएगी। तो ज़रूरी है कि ये सब कुछ खाएं। तो फिर उन्होंने जब खाना शुरू किया तो सुना है कि मरना शुरू हो गया, किसी ने गिरगिट खा लिया, किसी ने सांप खा लिया। आहिस्ता आहिस्ता उनको पता चला कि जहरीली चीज़ें कौन सी हैं, वो लक्कड़ हज़म, पत्थर हज़म सारी वाली। तो फिर वो उनको पता चल गया कौन सा सांप खाना है और कौन सा नहीं खाना। अच्छा, चौन लाई ने ये कहा कि जो खा सकते हो खाएं, ये उनका बाकायदा उनको नसीहत। पाकिस्तान ने भी फॉलो किया ना, जो खा सकते हो खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, दोस्त मुल्क है ना। मगर पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतर चीज़ ये हुई कि आईन पाकिस्तान तो बाद में बना, हमारे पास अपना कानून 1400 साल पहले से मौजूद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाद लेकिन हम वो कौम नहीं है मसूद के जो जहाज़ में जब जाते हैं तो पूछते हैं कि हलाल है या नहीं है, और पूरा साल 6 महीने हम खा रहे होते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि अभी भी वो लोग इस सोसाइटी में कम हैं। अच्छा। हम उतने ही करप्ट हैं जितनी दुनिया में कोई भी कौम होती है। अच्छा। और हम उतने ही ऑनेस्ट हैं जितना दूसरे लोग कोई और हो सकता है, बल्कि हम ज़्यादा ऑनेस्ट हैं। राइट। हमारी पुलिस का क्या हाल है? बिल्कुल। कैसी है पुलिस? यानी क्या हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऐसा है कि लोगों को इंसाफ दे सकता है? बिल्कुल। लेकिन हम बहुत पुरअमन लोग हैं। बिल्कुल। अमेरिका में लाइट चली जाए, यूके में लाइट चली जाए, स्टोर लूट जाते हैं। बिल्कुल। यहाँ तो लाइट होती ही नहीं है। अभी एक वीडियो में देख रहा था जिसमें वो टैक्स के बारे में पूछ रहे थे, तो वो क्वेश्चन हो रहा था क्या कि अमेरिकन जो है वो टैक्स देते हैं, तो हर एक का जवाब नो था, नॉट एट ऑल। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। आप रात के वक्त जब सड़क पे निकलते हैं तो आप देखते हैं कि जगह जगह फ्रूट के ठेले खड़े हुए, उसके ऊपर एक कपड़ा होता है और एक रस्सी बंधी होती है और वो घर चला जाता है फ्रूट छोड़कर अपना। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ भूख है, जहाँ गुर्बत है, वो अगले जहाँ हमारे मुताबिक लाकानूनियत है, जहाँ बेईमानी है, जहाँ चोरी है, वो वहाँ पर अपना हज़ारों रुपए का फ्रूट एक कपड़ा बांधकर उस पर रस्सी बन के छोड़ के चला जाता है। बिल्कुल। नहीं लूटता। बिल्कुल। हमारे यहाँ भी बुराई है, कम है, यानी वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कानून नहीं है ना, तो अब वो अरबों खरबों रुपए की करप्शन कर दे जाते हैं। मगर एक आम आदमी, मैं तवक्को नहीं कर सकता आपसे, आपको भी मुझसे तवक्को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, हम एक दूसरे को नहीं कह सकते कि तुम करप्ट हो, हम नहीं कह सकते एक दूसरे को कि तुम इंतहा पसंद हो, हम ये भी नहीं कह सकते एक दूसरे को कि तुम जो मुनाफरत रखते हो, क्योंकि हम सब साथ रहते हैं। हम शिया सुन्नी साथ रहते हैं, हम पंजाबी पठान महाजर साथ रहते हैं। बिल्कुल। हम एक ही जैसे इदारों में काम करते हैं। बिल्कुल।
तो ये जो तासुर है ना, ये मेरे ख्याल में हमें इससे निकलना चाहिए, तब्दील करने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। और है, देखिए ना, अगर हम ज़ात बिरादरियों पे लड़ रहे होते, हम कराची में बैठे में, यहाँ तो हर रोज़ कत्ल गारत हो रही होती। बिल्कुल नहीं होती। राइट। हमारी पुलिस इस काबिल नहीं है कि क्राइम को रोक सके, हम क्राइम नहीं करते, ये मेहरबानी है। बिल्कुल। तो हम तो अच्छी कौम है। ग्रेट। नाज़रीन देखें, मसूद के कितने खूबसूरत ख़यालात हैं, कितने प्यारे ख़यालात हैं। ये वो ख़यालात हैं कि जो शायद इनका जो 20-25 साल का जो तजुर्बा है, 20-25 साल में जो इन्होंने काम किया है, उसके बाद इनको ये सारी जो ऑब्ज़र्वेशन जो हुई, उसके बाद ये नतीजा हासिल हुआ है। अच्छा मसूद, आपको खाने में क्या चीज़ पसंद है? बिरयानी बहुत पसंद है, निहारी बहुत पसंद है, कोरमा, अगर वो बीफ कोरमा हो, दाने वाला जो होता है ना, वो कड़वा कोरमा जिसे कहते हैं, वो जिसमें प्याज भून कर, और जो एक्चुअल ऑथेंटिक जो होता है ना कोरमा, वो जिसमें बादाम भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत पसंद है। वो आम जबान में बोलचाल में उसे कड़वा कोरमा कहते हैं। अच्छा, हमें तो कोरमा वही लगता है, बाकी ये जो मसाले वसाले तो जो मसाले मिलते हैं ना उसके, वो डब्बों वाले, वो तो समझ में नहीं आता मुझे। और मीठे में? मीठा तो मुझे बहुत ही पसंद है। अच्छा। हाँ, तो मीठे में बस मीठा होना चाहिए। अच्छा। और बहुत मीठा होना चाहिए। राइट, मतलब आम हो और बहुत हो। ओहो, आम तो मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, फसल आने वाली है। अच्छा। जल्दी से आए फसल तो। अच्छा। जब आम की फसल आती है तो कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन आम ना खाऊं। राइट, ग्रेट ग्रेट। तो आम किस शक्ल में आप लेते हैं, मतलब जूस वगैरह लेते हैं, शेक लेते हैं? सारे फ्रूट खाता हूँ। प्योर आम? अच्छा। पीना मुझे पसंद ही नहीं है। तो वो सबके सामने खाते हैं, आम अकेले खाते हैं? ओहो, देखिए, आम और हलीम, इन दो चीज़ों के बारे में मेरा मानना ये है कि ये इंतहाई तमीज़ से बैठकर और इंतहाई बदतमीज़ी से खाने वाली चीज़ है। और पाए भी मेरे ख्याल से, जब तक आपके हाथ, वो तो हाथ में खुद ही लग ही जाते हैं ना, वो तो वहीं बदतमीज़ ना, वो तो चिपचिपा देते हैं। मगर हलीम और आम एक ऐसी चीज़ें, आप तमीज़ से बैठें और बदतमीज़ी से खाएं उसे, राइट, फिर मज़ा देते हैं। फिर मज़ा देते हैं। ग्रेट ग्रेट। अच्छा, कम्युनिटी सर्विस वगैरह करते हैं आप? ये क्वेश्चन पूछने का नहीं है, लेकिन मोटिवेशन, जहाँ तक हो सके कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं जो बयान करने की नहीं है, और उसे करना भी नहीं चाहिए। एक स्टेडियम है जो मैं रन करता हूँ। अच्छा। प्ले ग्राउंड है, राइट, मेरे घर के साथ ही है वो, और वो जंगल था, और इस वक्त एक लश ग्रीन राइट ग्राउंड है, जो सबके लिए खुला हुआ है। ओके। सुबह से लेकर शाम तक उसमें लोग आते हैं, राइट, और बच्चों को लेकर आते हैं। सुबह ख़वातीन बुज़ुर्ग फजर की नमाज के बाद से शुरू हो जाती हैं, राइट, और कोई 2,500-3 हज़ार उसमें मैंने पेड़ लगाए हैं। ग्रेट। और तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी सर्विस है जो मैं बयान कर सकता हूँ। बाकी इसके अलावा जो चीज़ें, वो तो हर बंदा तो ज़ाती एक हाथ दे और दूसरे को अल्लाह माफ़ी। तो उसे विदाउट एनी चार्ज वहाँ पब्लिक आ सकती है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। ग्रेट। और वो किस नाम से है वो स्टेडियम? वो मेरे वालिद साहब के नाम से मैंने उसको किया है। SNH स्टेडियम उसका नाम है, सैयद नियाज़ हुसैन स्टेडियम। राइट। मेरे वालिद साहब चाहते थे कि जगहें बड़ी साफ़ सुथरी हों, पौधे बहुत लगाते थे। राइट राइट। तो अब मेरी पूरे मोहल्ले में पौधे ख़त्म हो गए थे, तो मैंने अपने घर के बाहर बहुत बड़ी क्यारी बनाई, उसके अंदर पेड़ लगाए। मेरे घर में पापा के लगाए हुए दरख्त मौजूद थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने गली के अंदर लोगों के घरों के सामने उनसे पूछकर मैंने कहा सिर्फ पानी दे दिया करना। राइट। फिर उसके बाद जो है और लोगों ने भी अब पौधे लगाना शुरू कर दिए। वो चिराग से चिराग जलता, वो लोग खुद ही, एक होता है ना कि देखते लोग देखते अच्छा लग रहा है तो उनको खुद ही महसूस होता है। फिर वो जो जंगल था उसको मैंने साफ करके, भी आप गूगल पे जाइएगा SNH स्टेडियम लिखिएगा तो आपको उसकी, इंशाल्लाह हम विजिट भी करेंगे कभी। बिल्कुल उसका बिल्कुल, हम भी क्योंकि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी काम होता है, तो हम ज़रूर उसका विजिट उनको भी करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मसूद, हम अब रवां दवा हैं एंड की तरफ, तकरीबन एंड आ चुका है इंटरव्यू का। हम ये चाहेंगे कि आप हमारी जो पब्लिक है, ऑडियंस जो है, व्यूअर्स जो हैं, नाजरीन जो हैं, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज दें जिसको आप ये सोचते हो कि ये इन पर असर करेगा, ये इससे ज़रूर, चाहे पॉइंट्स में हो, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करें लाइफ में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मैसेज ज़रूर दें। जी बिल्कुल, ज़रूर। इतना बड़ा आदमी तो हूँ नहीं कि आपको कोई मैसेज दूँ, मगर ज़िंदगी से जो सीखा है वो ये कि हमेशा खालिस रहें
अपने आप से सच बोलना सीख लें, और अगर अपने आप से सच बोलते हैं तो ज़िंदगी बहुत आसान और ख़ूबसूरत हो जाती है। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मसूद, आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया, और सिर्फ एक बार कहने पर आपने अपना ये कीमती वाला वक्त हमें दिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और आप तशरीफ़ लाए। और हम उम्मीद ये करते हैं कि इंशाल्लाह कभी भी हमें अगर हमारे नाजरीन की तरफ से कोई ऐसा कमेंट मौसूल होता है जो कि क्वेश्चन होता है आपके लिए, तो आप ज़रूर उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे हमारे चैनल। इंशाल्लाह मैं हाज़िर हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के हमारे इस इंटरव्यू को बहुत इंजॉय किया होगा और मसूद रज़ा की खूबसूरत बातों को सुनकर बहुत लुत्फ़अंदोज़ हुए होंगे। हमारे चैनल का नाम याद रखिए, रिक्लेम योर लेजेंड्स। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और इंटरव्यू को मज़ीद आगे पहुंचाने के लिए शेयर भी कीजिएगा, और अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अगली किसी नशिस्त में किसी दूसरे मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।